ओके गुड। हाँ ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग तांबे के कीड़े, जो भुवनेश्वर श्रीवास्तव का लिखा हुआ एक एब्सर्ड एकांकी है, हमने पढ़ा था। एब्सर्ड का अर्थ होता है असंगत। उस एकांकी को हम रीड कर चुके थे। आज हम उस एकांकी की विशेषताएं पढ़ेंगे और उस एकांकी की मूल संवेदना क्या रही है, उस एकांकी का उद्देश्य क्या रहा है, हम एक पीपीटी के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर। कौन है बेटा? भुवनेश्वर। अच्छा, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? तो हम पहले थोड़ा सा मैंने आपसे बताया कि जो भी प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, हमको उस लेखक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बहुत जरूरी है उसकी जानकारी होना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भुवनेश्वर किस तरीके से काफी अपने परिवार से उपेक्षित व्यक्ति थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व खुद एक एब्सर्ड और असंगत सा, अव्यवस्थित सा बन गया था। भुवनेश्वर की रचनाओं में इसीलिए जीवन की विसंगत स्थितियां हमें देखने को मिलती है। उनके जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये विसंगतियां जो उनके रचनाओं में हमें देखने को मिलती हैं, वो उनके दुखद जीवन से ही उपजी है। उन्होंने जीवन के यथार्थ को बहुत ही पास से देखा, नजदीकी से देखा, और केवल देखा ही नहीं बल्कि उन विसंगतियों को, उन यथार्थ को उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भोगा भी। इसलिए जब अपन उनके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि भुवनेश्वर बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं थे। व्यवहार कुशल मतलब बहुत प्रैक्टिकल नहीं थे। यदि वो चाहते तो अपनी रचनाओं के माध्यम से लाखों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कमाने की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। उनका जो बौद्धिक संसार था वो काफी मार्मिक और कठोरताओं से भरा हुआ था। अब वो अपनी एकांकी और रचनाओं के लिखकर प्रेमचंद का एक प्रकाशन था हंस, उसको भेजा करते थे, और प्रेमचंद को उनकी रचना बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने उनके बारे में लिखा है, प्रेमचंद ने उनके बारे में लिखा है कि भुवनेश्वर प्रसाद जी में प्रतिभा है, गहराई है, दर्द है, पते की बात कहने में वो बहुत माहिर हैं, और मर्म को हिला देने वाली वाक चातुर्य उनके अंतर्गत, उनके अंदर हमको मिलता है। ये महान उपन्यासकार, महान कहानीकार प्रेमचंद के विचार है भुवनेश्वर के बारे में। उसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि भुवनेश्वर कितने पहुंचे हुए साहित्यकार रहे होंगे। उनकी एकांकियों में हमें क्या देखने को मिलता है? भुवनेश्वर की एकांकियों में हमें स्त्री पुरुष के संबंध हैं, उनका विवाह है, उनके प्रेम संबंध हैं, इन मामलों को उन्होंने उठाया है। उन्होंने जो समाज की स्थिति है उसका बहुत ही बारीकी से पर्यवेक्षण किया, निरीक्षण किया, और उसको उसकी बुराइयों को, विद्रूपताओं को, यथार्थ को अपने रचनाओं में प्रस्तुत किया। कई लेखक कहते हैं, और लेखक क्या कहते हैं, हम भी मानते हैं कि उनकी रचनाओं पर पाश्चात्य साहित्य का काफी प्रभाव रहा है। उन्होंने जो आधुनिक जीवन शैली जो उनकी थी वो पाश्चात्य नाटकों से ही, उनके जो एब्सर्ड नाटक है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति साहित्य में जो लिखे गए, उन एब्सर्ड नाटकों से उनके नाटक प्रेरित रहे हैं। और विशेषकर जो तांबे का कीड़े जो उनका एकांकी है वो तो काफी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति, विशेषकर फ्रायड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उनसे संबंधित उनका यह नाटक रहा है। तांबे के कीड़े एकांकी आज की सभ्यताओं में, देखो आप इसका शीर्षक क्यों रखा है, तांबे के कीड़े। कीड़े कीड़े किसे बताया इन्होंने? आज के मनुष्यों की जो जिंदगी, जिस तरीके से वो अव्यवस्थित रूप जीवन जी रहे हैं ना, एकदम घिनौना जीवन जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज के मानव को कीड़ा कहा। और कहा, किसका कीड़ा कहा? तांबे का कीड़ा कहा। तो तांबे के कीड़े एकांकी आज की सभ्यता में पले कीड़े रूपी व्यक्तित्व, जो व्यक्ति है उनके व्यक्तित्वों की गाथा है। आज का मनुष्य व्यक्तित्व विहीन हो गया है, और जैसे रेंगने वाले गिलगिले और लिजलिजे कीड़े के समान उनकी जिंदगी हो गई है। उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई संदेश नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, कोई आकर्षण नहीं बचा है। और जैसे कीड़े बिल्कुल आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं, उसी तरीके से जो आज का व्यक्ति है वो भी आत्म केंद्रित हो गया है, केवल अपने लिए जी रहा है। तांबे के कीड़े मानव जीवन की त्रासद पक्ष, जो उस पर रिक्तता, उनके जीवन में जो एक रिक्तता आ गई है, एक जो एकाकीपन सा आ गया है, उसको उन्होंने तांबे के कीड़े नाटक में रूपायित
किया है। एकांकीकार ने एक खास प्रयोग इस एकांकी में किया है और वो ये किया है बेटा, विशेषकर भुवनेश्वर ने इस एकांकी की जो शैली है वो मनोविश्लेषणात्मक शैली है। और एक नया प्रयोग है, वो नया प्रयोग क्या है कि व्यक्ति जब बाह्य परिस्थितियों को देखता है या उसके सामने कोई प्रश्न रखा जाता है तो उसके मन पर पहला उत्तर क्या आता है, वो काफी कोरा और एकदम बिना किसी चिकनी चुपड़ी बातें के बिना आता है, अंदर जो आता है। मतलब उस जब वो पहला उत्तर जो उसके मन में आता है उसमें वो ये नहीं देखता कि लोग क्या सोचेंगे या क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या उसको मैं सजा के संवार के या समाज के हिसाब से परिवार के हिसाब से कोई नाराज ना हो जाए, इस तरीके से नहीं। जो पहला उत्तर आता है ना, एकदम कोरा एकदम नग्न जो उत्तर आता है, उस उत्तर को उन्होंने इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से जो ये जो एकांकी है वो मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों का एक साहित्यिक रूप है। जो मनोविज्ञान में जो अनुसंधान हुए कि व्यक्ति के मन में चलता क्या है, आखिर व्यक्ति का मस्तिष्क किस तरीके से चलता है, कैसे उसके भाव विचार बनते हैं, उन सबको साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने का भुवनेश्वर ने एक कहना चाहिए कि बड़ा कठिन प्रयास इस तांबे के कीड़े एकांकी में किया है। अब ये जो तांबे के कीड़े एकांकी है उसके बारे में हमें सब मालूम है। जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें कोई कथा नहीं है, ये एकांकी एक कथा विहीन कहानी है और उसी क्रम में लिखी हुई एक विशिष्ट रचना है जिसमें विसंगतियों से भरे मानव जीवन की विडंबनाओं तथा उनका बेतुकापन, उनका कहना चाहिए कि सभ्यता में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो कहना चाहिए उन सारी सभ्यताओं में जो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हो गई है या आधुनिक जीवन शैली है, उनमें जिस तरीके से बिखराव आ गया है, जो सांस्कृतिक विलंबना आ गई है, जिसे हम कल्चरल लैग कहते हैं, वो कल्चरल लैग आ गया है। एक इंसान के जीवन में एक सूनापन आ गया है, वो अपने आप को बहुत ही असामाजिक सा हो गया है। जैसा कि हमने इस एकांकी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से देखा कि जो अफसर है वो काफी थका हुआ है, जो पति है वो काफी मशरूफ है, जो पत्नी है वो काफी बेचैन है, और जो रिक्शे वाला है वो काफी बेवकूफ सा व्यक्ति है, मूर्ख सा व्यक्ति है, कुछ भी उटपटांग बोलने लगता है। तो इस तरीके से असंगत परिस्थितियों का और विवश जीवन, मानव का जो जीवन विवशताओं में, मजबूरी में जो वो जिस तरीके का जीवन जी रहा है, उसकी सारी आंतरिक परतों को खोलता हुआ ये तांबे का कीड़े एकांकी है। इस एकांकी में कोई गंभीर कथानक नहीं है और पात्रों की आपसी बातचीत में ही नाटक विकसित होता जाता है। मतलब कोई कहानी तो है नहीं, नाटक के पात्र हैं वो एक आपने देखा होगा, एक सूत्रधार है जो झुंझुना हिलाती रहती है। बेटा ये बहुत बड़ा प्रतीक है, झुंझुना हिलाना। झुंझुना हिलाना का मतलब है सबको कठपुतली बना के रखना। आज का जो आदमी है ना वो परिस्थितियों का कठपुतली बन गया है। तो जो सूत्रधार है ना वो एक तरीके से हमारी परिस्थितियां है, और जैसे परिस्थिति हमको कठपुतली की तरह नचा रही हैं, है ना, झुंझुना बजा बजा के हमें खुश कर रही है। झुंझुना, जब बच्चा रोता है तो क्या करते हैं, झुंझुना बजा दिया जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे जो सूत्रधार है ना वो झुंझुना बजा देती है और हमारे जीवन को क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है और हमें खुश करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से जो ये नाटक है, ये नाटक पात्रों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के डायलॉग बोले गए हैं, जो संवाद बोले गए हैं, उन संवादों में कोई क्रमबद्धता नहीं है, उन संवादों में कोई आपस में साम्यता या तारतम्यता नहीं है। वो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से लेखक समाज की विभिन्न परिस्थितियों के और हमारे मन की विभिन्न परतों को हमारे सामने रखता है। मैं यदि कहूं कि तांबे के कीड़े में ना कोई कथा है, ना कोई मंच विधान है, बल्कि एक नाम का काला पर्दा है। झुंझुना लियो ये एक अनाउंसर है। वह नाटक अजीब और शिथिल और गतिहीन सा लग सकता है, लेकिन जब नीरू आपको याद है, आपने जब ये नाटक पढ़ा था तो आपने कहा था कि मैडम हमें तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि तांबे का कीड़े आखिर नाटक में लोग कहना क्या चाहते हैं, हमें तो ये चीज ही समझ में, है ना, नहीं आई है। आपने कहा था, मैंने कहा मैं समझाऊंगी, एक बार इसको आप रीड तो करो। अब वास्तव में इस नाटक की ये खूबी है कि जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे कहाँ का टांग और कहाँ का हाथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ पूछ और कहाँ सिर है, बिल्कुल बिखरा नाटक लग रहा है। लेकिन जब इस नाटक को हम पढ़ते हैं और इस नाटक की मूल संवेदना को हम समझते हैं तो बेटा फिर हम इस नाटक में डूबते ही चले जाते हैं और फिर पाठक
हो या श्रोता, वो इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहता है। वो वाकई अपने आप को उन पात्रों में उतरता हुआ देखता है, और जो दूसरे पात्र हैं उन पात्रों में अपने आसपास के लोगों को देखने लगता है, क्योंकि वास्तविक जीवन तो हमारा इसी तरीके का है। वास्तव में आदमी क्या बन गया है? एक मशीन बन गया है। और ये नाटक हमको ये प्रेरित करता है कि हमें ऐसा मशीन बन के, ऐसा असंगत, ऐसा अव्यवस्थित जीवन नहीं जीना है। अंत में क्या होता है? नाटक खत्म हो जाता है, लेकिन जो अनाउंसर है वो कह रही है कि नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है, नाटक जीवन के साथ साथ चलता रहता है। चाहे ये नाटक खत्म हो जाए, पर जीवन का नाटक थोड़ी खत्म होता है। जीवन का नाटक तो बेटा मृत्यु के बाद ही खत्म होता है, उसके पहले तो खत्म होता नहीं है। तो कहते हैं नाटक चाहे खत्म हो गया है, पर नाटक जीवन के साथ चलता रहता है। इसलिए इसलिए ये नाटक के जो अंत है वो काफी सरस बनाने के लिए कवि ने उसमें एक गाना भी डाला है। वो गाना भी बड़ा काफी उट पटांग सा है, जिसमें कोई लय नहीं है, कोई शब्द संयोजन नहीं है, एक तरीके से मतलब कोई तारतम्यता नहीं है, कोई संगीतात्मकता नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई ध्वनात्मक उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन से संगीत गायब हो गया है, हमारे जीवन से ये क्रमबद्धता गायब हो गई है, हमारे जीवन से ये गेयता और लय गायब हो गई है। इसलिए हमारे जो लेखक हैं उन्होंने इस नाटक को हमारे जीवन के समानांतर चलाया है, कि जैसा हमारा जीवन है ना असंगत, सोच के देखिए हमारा जीवन, हम जान पूछ के जब जरूरत पड़ती है तब हमारे जीवन में क्रमबद्धता लाने की कोशिश करते हैं, वरना हमारे जीवन में बड़ी अव्यवस्था सी भर गई है। जब मन चाहे जब कर लेते हैं। अभी देखो आप लोग घर पे बैठे हो, देखना आपके जीवन में क्या क्रमबद्धता, कितने बजे भी उठते होगे, कभी भी पेस्ट कर लिया, कभी भी नहा लिया, कभी भी पूजा कर ली, कभी भी सो लिया, कभी भी जग गए। है कोई अव्यवस्था इस दिन आपके जीवन में? जरा बोल के बताओ मुझे। अरे वाह, क्या बात है! यदि है तो फिर आपने भुवनेश्वर के इस नाटक को पढ़ लिया है और ये संदेश प्राप्त कर लिया है कि वाकई हमको अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। ठीक है, तो इन सब बातों के आधार पर यदि हम इस तांबे के कीड़े नाटक की विशेषताएं देखना चाहें तो हम कुछ पॉइंट्स में इनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया, मूल संवेदना और उद्देश्य मैंने आपको बताई, और इसके आधार पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कि तांबे के कीड़े एकांकी की विशेषताएं बताइए। तो उस विशेषताओं को हम कुछ पॉइंट्स में नोट कर लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट तो यह है कि ये जो एकांकी है वो एब्सर्ड और विसंगत श्रेणी का एकांकी है, अर्थात इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसका जो कथानक है वो व्यवस्थित और क्रमबद्धता नहीं है। उसमें क्रमबद्धता का और संबद्धता का, जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप देखो अनाउंसर कुछ कह रही है, फिर मशरूपति कुछ कह देता है, फिर बेचन पत्नी रमणी कुछ कह देती है, रिक्शा वाला कभी कुछ कह देता है, एक पागल आया है वो कभी कुछ कह देती है, एक जो क्या कहना चाहिए, एक अफसर है वो अफसर भी काफी कहना चाहिए अव्यवस्थित है। तो कभी भी कोई भी कुछ भी कह देता है, मतलब कोई भी प्रश्न कर रहा है उसका कुछ भी उत्तर आ रहा है, बड़ा ऊट पटांग सा उत्तर आ रहा है। कोई प्रश्न है, जरूरी नहीं है उसका उत्तर वही आ रहा है जो प्रश्न से संबंधित है। सब अपनी अपनी, मैं यदि कहूं अपनी अपनी राग और अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, सब अपना अपना कहना चाह रहे हैं, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। और ईमानदारी से बताना बेटा, आप मुझे सुन रहे हो, क्या आज हमारा समाज ऐसा नहीं बन गया है? हम किसी को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी अपनी कहना चाहते, मेरी सुनो बस। सामने वाले का उत्तर तो हमारे पास जैसे है ही नहीं, जो मेरे मन में आता है वो कहूंगा। तो अपनी अपनी राग और अपना अपनी डफली, ये हमें देखने को इसमें मिलता है। और इस नाटक में जो आज के समाज में जो मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति में एक सूनापन, एक अकेलापन सा जो महसूस उसको हो रहा है, मतलब परिवार में आपसी तारतम्यता ही नहीं रही है, परिवार में आपसी प्रेम जैसे खत्म हो गया है। पति पत्नी सालों से साथ रह रहे हैं, फिर भी अजनबी से रहते हैं। समाज में इतने मित्र हैं, वो हमारे मित्र हैं, समय आने पर वो गायब हो जाते हैं। हम कोई भी किसी भी यदि जीवन में कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसका आरोप हम किसी पर भी लगा देते हैं बिना सोचे समझे। अपने कोई उत्तरदायित्व और दायित्व लेने के लिए हम तैयार ही नहीं है। तो इस प्रकार इस नाटक में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिक्शे वाला है, एक बेचन रमणी है, एक अनाउंसर है, एक अफसर है, एक मशरूफ पति है, और ये सारे के सारे जो पात्र हैं वो अपनी अपनी राग और अपनी अपनी डफली को बजा रहे हैं। इसके जो तो इसका इस हिसाब से हम देखें
तो ये जो तांबे का कीड़े एकांकी है वो पात्रों की दृष्टि से, चाहे पात्रों का चरित्र चित्रण उनके अपने संवादों के माध्यम से ही होता जा रहा है, लेकिन काफी सीमित पात्र है एकांकी के हिसाब से, बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है। और इसके अलावा जो इसके संवाद हैं वो बड़े विचित्र हैं, बड़े अजीबो गरीब से हमको इसके संवाद दिखते हैं। कहीं छोटे हैं, कहीं बहुत बड़े भी हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप इस नाटक की मूल संवेदना को समझ जाते हैं, उद्देश्य को समझ जाते हैं, तो बेटा उसके जो संवाद हैं वो उस उद्देश्य को, जो आज की जीवन की असंगतता है, उसको समझाने में पूरी तरीके से सफल हुए। मैं आपको एक बात कह रही हूं, ध्यान से सुनना। नाटक देखने में बड़ा आपको अजीबो गरीब लग रहा है, लेकिन नाटक पूरी तरीके से एक सफल एकांकी है जो आज की समाज की यथार्थ स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। पात्र जो परस्पर में आपस में बात कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ही कथा थोड़ी आगे बढ़ रही है। जो भी कथा है, वैसे कथा तो है ही नहीं, लेकिन जो भी एक टूटी फूटी कथा बन रही है वो उनके संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ रही है। वार्तालाप में कोई तारतम्यता नहीं है, कोई क्रमबद्धता नहीं है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अपने अपने राग, अपनी अपनी डफली सब बजा रहे हैं इस तरीके से। और इस नाटक की जो भाषा है वो भी काफी सांकेतिक भाषा है। विशेषकर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये नाटक काफी प्रतीकात्मक और सांकेतिक है। इस नाटक का जो शीर्षक है वो भी सांकेतिक है कि आजकल के मनुष्य का जीवन कीड़ों की तरह हो गया है। वो केवल कीड़ों की तरह अपना जीवन जी रहा है। कहते ना, कीड़े मरे और चले गए, जैसे उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई भी उनको कुचल कर मार देता है। उसी तरीके से आज के व्यक्ति का भी कोई उद्देश्य नहीं रह गया जीवन जी, क्योंकि वो क्यों जीवन जी रहे हैं? पैदा हो गए इसलिए जीवन जी रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? सांसें पूरी हो गई इसलिए मर रहे हैं। तो उनके जीवन का की जो उद्देश्य विहीनता है उसको प्रकट करने में ये एकांकी पूरी तरीके से सफल हुआ है। इस दुनिया में लोगों की जो आत्म केंद्रितता है, जो वो स्व केंद्रित होकर अपना जीवन जी रहे हैं, जो केवल वो व्यक्तिगत और निजी हितों के कारण अपना जीवन जी रहे हैं, और अपने जीवन में भी जो अव्यवस्था और जो कठोर यथार्थ को वो भोग रहे हैं, उन सारी विद्रूप विसंगतियों की यथार्थता को अभिव्यक्त करने में ये जो नाटक है वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। यद्यपि इस नाटक को हम देखें तो हमें लगता है कि जैसे ये नाटक हमें कुछ भी शिक्षा नहीं दे रहा, कुछ भी संदेश नहीं दे रहा है, लेकिन ये नाटक हमको संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है? कि किस तरीके से हमारा जीवन आजीवन मूल्यों से, हमारे मानवीय मूल्यों से, हमारे जो उदात्त जीवन के उद्देश्य थे, जो हमारे जीवन के पुरुषार्थ थे, उन सबसे विहीन होकर हम अपना जीवन जी रहे हैं। इस उद्देश्य को पाठकों के सामने और श्रोताओं के सामने प्रकट करने में ये एकांकी पूरी तरीके से सफल हुआ है। शिल्प की दृष्टि से काफी नवीन प्रयोग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोविश्लेषणात्मक शैली है। मनुष्य के मन में चल क्या रहा है जो वो सबके सामने नहीं बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज को बोलता रहता है। वो सारी चीजें, वो विशृंखलताएं, वो मानवीय जीवन का बिखराव, वो मानवीय जीवन का यथार्थ, वो मानवीय जीवन की विसंगतियां, वो अव्यवस्था, वो फ्रस्ट्रेशन, वो निराशा, वो दुख, वो अव्यवस्था इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने रखी है। बेटा, मैंने आपको तांबे के कीड़े एकांकी की मूल संवेदना, उसका उद्देश्य और उसकी विशेषताओं के बारे में अभी चर्चा की। यदि इससे संबंधित आपके पास कैसी भी कोई समस्या है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैसेज करें। मैं आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगी। और एक बार फिर से तांबे के कीड़े एकांकी को पढ़ें इस दृष्टि से, जिस दृष्टि से मैंने आपको पढ़ाया है। ओके बेटा।